नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में NHRC बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारा चैनल एग्जाम सभा, जहाँ पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पे क्लिक करके हमारे दूसरे जो प्लेलिस्ट है या फिर जो दूसरे वीडियोस हैं उनको जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जिसका लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको हिंदी में जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपका NHRC है, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है, ये जो है एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी कि एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसको जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। स्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993। तो 1993 में 12 अक्टूबर को इसको बनाया गया था NHRC को, एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो एक एक्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसके थ्रू जो है आपका NHRC बनाया गया था। और ये जो है आपका एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये जो आपका एक्ट है 1993 का, इसको 2006 में अमेंड भी किया गया था। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। उसके बाद है आपका NHRC है जो सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली 25 ईयर ऑन अक्टूबर 2018। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में 2018 में जो है इसने 25 साल बनाए हैं अपने स्थापना दिवस के। और इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका न्यू दिल्ली में। उसके बाद है आपका इट इज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री। तो आपका जो इंडिया है उसमें कई सारे जो आपके ह्यूमन राइट के केसेस होते हैं, उनको जो है ये उन पे निगरानी रखता है। और आपने कई कई जगह देखा होगा, हाल ही में जो है आपके जो क्रिमिनल थे उनके अगेंस्ट में जो ह्यूमन राइट होते हैं उनके उनके खिलाफ भी ये जो है कदम उठाता रहता है। तो कह सकते हैं कि आप ये इंडिया में जितने भी तरह के ह्यूमन राइट हैं उन पे जो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है उन पे निगरानी रखता है और उनके खिलाफ जो है एक्शन लेता है। इसके बाद है आपका द राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल लोग हैं उनकी जो लाइफ है या फिर उनकी जो लिबर्टी है या फिर इक्वालिटी या फिर डिग्निटी, तो इन चारों चीजों का जो है वो ख्याल रखता है, ताकि कोई भी अगर इंडिविजुअल है उसके राइट्स का जो है हनन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजन दिया गया है। तो एक आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका एक तरह से। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आपका जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और इसका जो है मेंशन आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 21 है आपका। इसके अलावा आपका आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया। तो इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे, और उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस बॉडी को जो है बनाया गया है। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन कन्फॉर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स। तो पेरिस प्रिंसिपल जो अपनाए गए थे उनके आधार पर इसको बनाया गया है। अडॉप्टेड फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन पेरिस। तो 1991 में जो आपका पेरिस प्रिंसिपल हुआ था 1991 में, उसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। तो उसी के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए जो है इसको जो है इंडिया में अप्लाई करने के लिए बनाया गया था NHRC को 2 साल बाद। और इसके अलावा है आपका, आगे देखते हैं क्या है। तो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एज पर द UN डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अनुसार जो है आपका द राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। तो या तो आपका जाति के आधार पे, या फिर आपका जो धर्म के आधार पे, या फिर जो आपका नेशनैलिटी है उसके आधार पे, या फिर कौन सा एथनिक ग्रुप है या लैंग्वेज है, तो इनके आधार पे जो है, जेंडर के आधार पे, तो इनके आधार पे जो है किसी भी आदमी का जो है जो फंडामेंटल राइट है या फिर जो उसका ह्यूमन राइट है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपका ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसमें क्या है आपका राइट टू लाइफ, यानी सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, सबको जो है स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो स्लेवरी थी काफी पॉपुलर थी। तो स्लेवरी भी जो है एक तरह से इलीगल राइट है, जो आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन है।
इसके अलावा टॉर्चर हो गया या फिर कोई फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कोई अगर कुछ बोलता है, मतलब अगर आप फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन को अगर किसी से छीन रहे हैं तो भी जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो इस तरह के कई सारे और भी हैं, जैसे आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन, और इसके बाद है आपका कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो भी जो है आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन माना जाता है। तो ये जो है आपके राइट, ह्यूमन राइट्स की जो है डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद हम एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो एनएचआरसी बना था उसका बैकग्राउंड क्या है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपका जो है अडॉप्ट किया गया था, जो यूएनजीए है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई थी आपका 10 दिसंबर 1948 को, वहां पे जो है इसको अडॉप्ट किया गया था और इसका नाम क्या था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसको शॉर्ट में यूडीएचआर बोलते हैं। और इट इज अ माइलस्टोन डिक्लेरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट विच सेट्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ह्यूमन राइट्स है उनके लिए कोई डिक्लेरेशन साइन किया गया था, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। इसके साथ ही इसमें यह भी बात कही गई थी कि जो फंडामेंटल राइट है वो ह्यूमन राइट ही है, मतलब ह्यूमन राइट एक तरह का फंडामेंटल राइट है और इसका जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद है आपका ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर। तो हर साल 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। और जो आपका यूडीएचआर है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में जो 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था, उसी का एनिवर्सरी जो है मनाया जाता है। इन 2018 ह्यूमन राइट डे मार्क्ड एज द 17th एनिवर्सरी। तो हाल ही में जो है अभी 70वां एनिवर्सरी मनाया गया। In due time, the growing importance of strengthening national human rights institution has been recognized under, and in 1991, a UN meeting in Paris has developed a detailed set of principle। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1991 में जो है पेरिस प्रिंसिपल का यूज करके जो है इसको बनाया गया था। इन परसुएंट टू दीज प्रिंसिपल, इंडिया हैज एनेक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो 1991 में जो आपका पेरिस प्रिंसिपल थे उन्हीं को जो है फॉलो करके इंडिया ने जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट को जो है एक एक्ट के थ्रू जो है पास किया था, with a view to bring about greater accountability and strengthening of the human right in the country। This act also authorized state government to establish state human right commission। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 1993 का एक्ट है उसके थ्रू ये भी बात कही गई कि सेंट्रल के अलावा हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी जो है स्टैब्लिश करेंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है सेंट्रल लेवल पे जो है एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंट करेंगी। अब देखते हैं आगे क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन क्या है, यानी कि जो आपका एनएचआरसी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका कंपोजिशन क्या है। तो एनएचआरसी इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी इसमें कई सारे मेंबर होंगे विच कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सेवन अदर मेंबर। तो इसमें क्या होगा कि आपके एक चेयरमैन होगा और 7 दूसरे मेंबर होंगे और इन 7 मेंबर में से 3 जो होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो ये जो है आपका कंपोजिशन है। उसके अलावा आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एनएचआरसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आपका जो एनएचआरसी का जो चेयरमैन होगा और जो मेंबर होंगे उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको अपॉइंट करने के लिए जो है प्रेसिडेंट एक कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है, उसके रिकमेंडेशन पे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो इस कमेटी को जो हेड करता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका द चेयरमैन, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी आर अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर। तो जो आपका चेयरपर्सन होगा और जो मेंबर होंगे उनका एक फिक्स टेनर होता है जो 3 साल का होता है। पहले ये 5 साल का था, लेकिन अभी हाल ही में जो है अमेंडमेंट हुआ है एनएचआरसी में 2019 में, उसके थ्रू इसको 5 से घटा के 3 साल कर दिया गया। उसके अलावा जो एज है, मैक्सिमम एज है जिसके बाद रिटायर हो जाते हैं चेयरपर्सन या मेंबर, वो आपका 70 ईयर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 5 साल पहले था, अभी ये 3 साल हो चुका है और 70 ईयर। तो 3 साल या फिर 70 ईयर जो पहले कंप्लीट हो जाए उसमें जो है चेयरपर्सन या फिर मेंबर जो है रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद है आपका दे कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द चार्जेस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो अगर इनको जो है हटाना है तो उसके लिए या तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है या फिर उनके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उस पद को जो है उस पद पे काम कर सकें।
इफ प्रूव्ड बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसकी इंक्वायरी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो करते हैं। इसके बाद है आपका कमीशन ऑल्सो है 5 स्पेशलाइज्ड डिवीजन। तो इसमें 5 डिवीजन है आपके एनएचआरसी में। पहला है लॉ डिवीजन, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, तीसरा है पॉलिसी रिसर्च एंड प्रोग्राम डिवीजन, अगला है आपका ट्रेनिंग डिवीजन और लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। तो 5 तरह के डिवीजन है आपके एनएचआरसी में। इसके बाद है आपका द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल लेवल पे जो है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा और हर स्टेट में जो है आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगा। तो जो स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसका जो चेयरमैन होगा उसको जो है गवर्नर अपॉइंट करेगा। और एनएचआरसी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो एनएचआरसी का जो चेयरमैन है उसको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है आपके एक तरह से आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट पोजीशन है आपका यूनियन और स्टेट में। तो गवर्नर जो है अपॉइंट करेगा। उसके बाद जो आपका ये कमेटी होगी, उस कमेटी में कौन कौन होगा जो आपका गवर्नर को कंसल्ट करेगा या रिकमेंड करेगा? तो उसमें आपका चीफ मिनिस्टर होता है, दूसरा होम मिनिस्टर होता है, तीसरा आपका स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और फिर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 4 मेंबर होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ये आपका एनएचआरसी है इसमें जो आपका कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है चेयरमैन के लिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा कौन कौन और होते हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके बारे में। तो आज के वीडियो में हमने बात किया एनएचआरसी के बारे में, और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उन पर क्लिक करके दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।